गांव वाली फीलिंग आती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चाय पे चर्चा इसको कह नहीं सकते क्योंकि ये सुबह वाली चाय नहीं है, ये दूसरी चाय है ना हमारी। हाँ, ये पहले हमने चाय पी, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद नाश्ते के बाद वाली चाय। बाद वाली चाय है। और ऐसे ही लगा कि यार वीडियो बना लेने चाहिए, कुछ टाइम के लिए हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसी तरीके से मैं बात कर पाऊँगा। तो ये आर्टिफिशियल चाय पे चर्चा है। हाँ, क्योंकि ना ये हमने इंटेंशनली प्लान किया ना। हाँ, कि चलो बैठ के नॉर्मली तो हम चाय पीते हैं तो चलो यार वीडियो बना लेते हैं। ये हमने कहा यार वीडियो बनाते हैं, बनाना था, वो आज बनाया नहीं तो चलो चाय बनाते हैं और फिर बैठ के तो भी ये एक तरह से आर्टिफिशियल है। पहल पहल नहीं अंदर, पहल पानी देना। ये कैसे वेट कर रहा है जैसे पहले इसके लिए कुछ लाने वाली है। और जेरी को भी कुछ दे देना, बोल दिया। हाँ, देख रहे कैसे पूछ लेने लगे। जेरी को भी कुछ खाने को दे दे, थोड़ा सा दूध दे दे या कुछ भी दे दे इसको थोड़ा सा। वो उम्मीद से देख रहा था तेरे को, अंदर बुला ले इसको। जाओ दिखाओ उसको, तब आएगा वो। फिलहाल तो उसको यहाँ बिस्किट दिख इस रहे। बेचारे के साथ धोखा हो जाता है कई बार। गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है। माइक से एक फ़ायदा हो गया कि थोड़ा वीडियो बनाने में ना, मतलब अपने ही वीडियो में आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, ढंग से आ रही। सेम वैसा हो रहा है। जब पहली बार मेरा चश्मा लगा था ना, तो उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि मेरी नज़र कमज़ोर है। मुझे लगता है चीज़ें इतनी ही दिखती हैं। हाँ। पर जब पहली बार मैंने चश्मा पहना तो मुझे लगा कि यार ये तो कितना क्लियर दिख रहा है सब कुछ। वैसे ही अभी इतने सालों से हम जब पहले वीडियो बनाते थे तो कितना घटिया वाला फ़ोन था, तो लोग बोलते थे वो कि 90s के वीडियो दिखते हैं, वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, ये सब हिलता बहुत है। फिर जब हमने अच्छा फ़ोन लिया तो लगा कि हाँ यार वाकई में लोग सही बोल रहे थे। अब काफ़ी टाइम बाद जब माइक चेंज किया तो लगा कि यार वाकई में लोग सही शिकायत कर रहे थे। अच्छा, टीवी में आवाज़ कम ही आती है। हाँ। तूने रेस जीत ली? कितनी रेस हुई थी टोटल? रेस तो ढेर सारी हुई थी। मैं 5 कंपटीशन में थी। एक 100 मीटर की रेस थी, 800 मीटर की रेस, एक थी ये रिले जिसमें मेरे अलावा 4 लोग और थे मेरे हाउस से, और लॉन्ग जंप थी एक और ये थी जेवलिन। तो पहले मेरा 100 मीटर हुआ, उसमें मैं थर्ड आई। उसके बाद 800 मीटर जब चल रहा था तब जेवलिन और लॉन्ग जंप हो गया, तो फिर वो मेरा मिस हो गया। तो 800 मीटर में फर्स्ट आई। फिर उसके बाद 800 मीटर तो काफी लंबा होता है यार। अरे 2 चक्कर लगाने पड़े 400 मीटर का एक 400 मीटर के 2 चक्कर। हाँ। आज मेरे ट्रेडमिल में भी 400 मीटर के बाद वो रिंग चेंज होता है। हाँ, वो एक राउंड 400 मीटर का है, मतलब ये स्टैंडर्ड होगा। और पता है कहाँ हुआ था? 2 राउंड जहाँ हम स्विमिंग करने जाते थे। उस स्टेडियम में ग्राउंड, वहाँ पे स्पोर्ट्स में कई चीजें है ना। हम लोग ये लंच वंच करने आए, जब तक हमारी बारी नहीं आ रही थी रेस में, तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठे। वहाँ पे एक बैनियन ट्री है तो उसके नीचे हम बैठे। हम लोग उसकी ये क्या बोलते हैं, वो जो लटकते बेल ना, हाँ, बेलों पे ऐसे झूल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पहले यार पंखा लगा यार, हवा चल रही है पर हवा में उमस है। हवा तो अच्छी चल रही है। अभी हमें गर्मी ऑलरेडी लग रही थी ना, हवा अच्छी चल रही है अभी भी। लगाओ फिर कि नहीं? रहने दे। ये खाना है? भरा हुआ है पेट, इसको चाहिए। अरे एक चाहिए। किचन में है कोई? हाँ, सोना है ना। हाँ, ये चाहिए इसको। किसका बिस्किट था ये? बादाम का, स्टारबक्स। कल हम लोग कॉफ़ी पीने गए थे स्टारबक्स। वहाँ के एक बिस्किट है, इसको बहुत पसंद है, बादाम के बिस्किट, आलमंड बिस्किट। कितने 200-250 रुपए के आते होंगे, ले साइड से, है ना? 180 का, 180 रुपए के 5-6 बिस्किट होते हैं और वाकई में टेस्टी है। लाइट स्वीट, मतलब मीठा भी कम होता है और अच्छे बिस्किट होते हैं। क्रिस्पी सा पतला सा होता है, एकदम पतला सा है और अच्छा है बिस्किट। हमने पहली बार तब खाया था जब हम पंजाब से आ रहे थे। बस में से, रास्ते में बस रुकी थी स्टारबक्स में।
बर्तन मांज दिए सारे, झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया। किचन में से आवाज आ रही थी ना। जेरी बस। उसका जाके ले, वो खा नहीं रहा है। तेरी नजरों से घूर रहा था टॉनी, इधर मुंह करके थोड़ा सा ऐसे घूर रहा था। दिया खाया नहीं। ये चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, मीठा ज़्यादा आ गया है। मीठा ज्यादा आ गया। दूध पानी मिला लो। वैसे भी मन नहीं कर रहा। अब मैंने बोला ना, ये आर्टिफिशियल चाय पे चर्चा है, ये आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए फ्लो भी नहीं बन रहा है। मतलब ये पक्का सबूत है, जो पहले वाली चाय पे चर्चा होती है वो सच में फ्लो में होती है। मेरे वीडियो सारे आज तक जितने भी बनाए हो सारे हमने ऐसे ही तो बनाए हैं, ऑर्गेनिक, और ऐसे बैठे हैं, मन कर गया। जब आप प्लान करके करते हो तो मुझे ना, मेरे अंदर से वो आता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये तो नकलीपना है। जैसे वो आजकल कई लोगों ने मुझे बोला कि यार वो यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया है कोलैब करने का, तो एक दो ने बोला ना कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर आओ और हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो मैं तो बोल रहा भाई मेरी औकात नहीं है आप लोगों के साथ बैठ के बात करने की, मेरी औकात नहीं है। तो पहले तो वो बड़े यूट्यूबर करते थे, अब जब से यूट्यूब ने ऑप्शन दे दिया तो हर कोई करने लगा। तो अब हर कोई करने लग गया है कि भी मतलब विन विन थ्योरी की भी, मेरे सब्सक्राइबर भी देख लेंगे, उसके सब्सक्राइबर भी देख लेंगे, ऐसे करके करने लग गया। और अब इसमें ये भी नहीं है ना कि आपको उनके स्पॉट पे जाना है, आसान हो गया ना। हाँ, ऑनलाइन जूम मीटिंग। हाँ, पहले क्या होता था, लोग जूम मीटिंग करते थे, फिर उसको एडिट करके यूट्यूब पर डालते थे। एक टफ प्रोसेस था, तो हर किसी को अप्रोच नहीं किया जा सकता था। तो लोग वैल्यूएबल डिस्कशंस वैल्यूएबल लोगों के साथ ही करते थे। लाइफ में ना कोई भी चीज़ आसान नहीं होनी चाहिए, अगर आसान हो गई ना तो उसकी मट्टी पलीत हो जाती है। सही बात। जैसे पहले जब इंटरनेट पैक महंगा था, डाटा लिमिटेड था, तो लोग वैल्यूएबल कंटेंट देखते थे कि डाटा वेस्ट ना हो जाए। अब महीने का पैसा दो, डाटा अनलिमिटेड है, तो हर वेल्लागिरी देखे जा रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूब ने जब ये ऑप्शन दे दिया तो मैं देखता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो वैल्यूएबल लोग हैं, मतलब चाहे किसी भी आइडियोलॉजी के हो, वैल्यूएबल लोग ही इस चीज़ को यूज़ करते थे, क्योंकि प्रीमियम था, खर्चा होता था, झंझट था, ये सब चीज़ें थी, पूरा सेटअप बनाना। अब क्या है कि यूट्यूब पे आपने 2-4 बटन दबाए, एक दो को मैसेज भेजा और उसके साथ आपने वो करके अपना कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, अब हर आदमी का मानना है कि भाई वो बुद्धिजीवी है, हर आदमी मानता है कि वो इंटेलेक्चुअल है। तो 4 लोग जिनसे मिलके छोले कुलचे भी ना बिके, वो भी बैठ करके वहाँ पर बड़े बड़े डिस्कशंस कर रहे हैं। और वो अब मालूम है, ये अब कहानी क्या हो गई है यूट्यूब की, यूट्यूब बन गया एक पान की दुकान। पान की दुकान के बाहर दो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, फिर वो वहाँ पर बात करनी शुरू कर देते हैं। कोई तीसरा आता है गुटखा लेने, वो भी बीच में बात करने लग जाता है, मतलब चौपाल लग जाती है पान की दुकान में। वही चल रहा है, वो हो गया है। पान की दुकान के बाहर आपको सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे, आपको सारे इंटेलेक्चुअल मिलेंगे। वहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात चल रही होगी कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रही होगी, वहाँ पर धर्म सुधार की बात चल रही होगी, वहाँ समाज सुधार की बात चल रही होगी, वहाँ पर देश सुधार, विदेश नीतियाँ, ट्रम्प एक सिगरेट लेकर के 2 लोग वहाँ पे बैठ के ट्रम्प के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो हाल जो होता था ना, जिसे कहते थे कि हिंदुस्तान में तो हर पान के खोखे के नीचे बाहर और ज्ञान मिल रहा होता है, ऐसे क्या बोलते, बुद्धिजीवी लोग बैठ के ज्ञान की चर्चा कर रहे होते थे। वो हाल अब यूट्यूब का हो गया, जब से यूट्यूब ने ये ऑप्शन किया है कि 4 लोग बैठ करके, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर तू ध्यान से देखेगी ना, मैंने थोड़ा बहुत देखा ना, तो मैंने पाया कि एक्चुअली में आप हर समय क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। मैं करता हूँ यार ये समाज में गलत है, ये सही है, या मेरे को ये चीज़ गलत लगती है, पर अगर आप पूरा आपका बेस ही यही हो शुरू से लेके एंड तक, तो मेरे से जितने लोग मिलने आते हैं यहाँ पर, उनका 99% लोगों का बेस ही यही है कि सबको गलत, समाज गलत है, माँ बाप गलत है, बीवी गलत है, घर पर गृहस्थी गलत है, सरकार गलत है, सिस्टम गलत है। यार अगर सब कुछ इतना गलत हो तो फिर हम कैसे बैठे हुए हैं, हम टिके कैसे हैं? मतलब कुछ गलत होता है, आप उसके बारे में बात करो, पर जो सही हो रहा है उसके बारे में भी बात करो। तो इनकी जैसे मैंने चौपाल देखी ना, 4 लोग ऐसे बॉक्स में बैठ के बात करते हैं, मोस्टली, मतलब मैंने ज़्यादा देखे नहीं तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता 100%, पर मैक्सिमम लोग
इसमें क्रिटिक्स बन चुके हैं, आलोचक बन चुके हैं। मतलब किसी ना किसी एक को पकड़ लेते हैं हाँ और ये लोग ना धर्म को और बाबाओं को और पाखंडगिरी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हो और भगवान को नहीं कर रहे हो तो ये तो अधूरी बात हो गई, ये तो नकलीपन हो गया। तो ये लोग इतने डरपोक है कि ये नहीं बोलते भगवान नहीं है, ये बोलते हम एथिस्ट है, हाँ, पर ये नहीं बोलते कि भगवान नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को, पर भगवान हो सकता है। मतलब ये नहीं कहते कि भी भगवान को लेकर के भी ड्रामेबाजी है। हाँ, ये भगवान के जो अनुष्ठान के जो कार्यक्रम है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे बड़े चैनल है, बहुत समझदार लोग हैं जो बाबाओं को क्रिटिसाइज करते हैं, पाखंडगिरी को क्रिटिसाइज करते हैं, पर वो खुल के ये नहीं बोलते कि भगवान को लेकर भगवान नहीं है या हम भगवान को नहीं मानते, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, भगवान होने की वजह से ये तो धर्म शुरू हुआ, भगवान होने की वजह से ही तो ये रीति रिवाज शुरू हुए, तो ये सब चीज़ें वहाँ वो बहुत डिफेंसिव चलते हैं कि मतलब जिन मुद्दों को क्रिटिसाइज करने से वो सुरक्षित भी रह सके और उन्हें टॉपिक भी मिल जाएगा बढ़िया सा। तो वो बाबाओं को क्रिटिसाइज करेंगे। अरे अगर भगवान नहीं है तो धर्म का कोई वो नहीं बनता। मतलब जिस धर्म की हम बात करें, धर्म तो कई सारे होते हैं, मतलब उसके तो मतलब मैंने देखा है कि धर्म को कुछ बोलेंगे कि धर्म को थोड़ा बहुत हिम्मत करके बोल देंगे, या बहुत सारे धर्म के मानने के प्रक्रिया पर सवाल उठा देंगे, बाबाओं पर सवाल उठा देंगे, सब पर सवाल उठा देंगे, पर वो सीधे सीधे धर्म को खारिज नहीं करते, भगवान को खारिज नहीं करते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब वहाँ पर वो डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे नज़र में भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, बनाई होगी किसी ने धरती या ब्रह्मांड, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं कि है बनाया या नहीं बनाया, मेरे हिसाब से नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अपना फैसले लेता हूँ। तो ये इनके पास कुछ है नहीं। तो अब यूट्यूब का स्टैंडर्ड क्यों डाउन हो गया कि यूट्यूब ने अब यूट्यूब को पान का खोखा बना दिया। सही कह रहे हो, वही इमेजिनेशन में वैसा ही आ रहा है कि वही आप जैसे 4 लोग मिले पान की दुकान पर, 2-4 बार मिले और उसके बाद उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिए। ऐसे ही अब यूट्यूब पर मिले, उसने उसको मैसेज भेजा, कुछ ऐसा होता हुआ मैसेज भेजा, उसने उसको वो किया, वो 4 लोग वहाँ पर शुरू हो गए। क्योंकि पहले कोलैबोरेशन का मतलब होता था आप किसी अपने से अपर को बुलाओगे, उसके लिए पूरा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी ऐसे को बुलाते थे सच में जिसके पास कोई पॉइंट हो। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ें मुश्किल होनी बहुत सही जरूरी है, क्योंकि जब मुश्किल चीज़ें होती हैं तो आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो। जैसे पेट्रोल अगर 1000 रुपये लीटर हो जाए तो आप गाड़ी बेमतलब नहीं चलाओगे, फिर जितनी ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा तभी आप गाड़ी चलाओगे। पेट्रोल सस्ता कर दो तो आप गाड़ी लेकर के घूमते रहोगे दिन भर। वही कि अगर आपको इस तरह के डिस्कशंस में खर्चा हो या मुश्किल हो या झंझट हो, तो आप सच में तो आप वैल्यूबल डिस्कशंस करोगे, वैल्यूबल लोगों को ही जोड़ोगे। अभी तो तू रुक जा, मेरे को मालूम नहीं, थोड़े दिनों में तू देखियो कि मतलब चौपाल लगा करेगी यूट्यूब पर, जैसे वो मीडिया वालों ने कर दिया, न्यूज़ चैनल पे नहीं, बॉक्स में वैसे छोटे छोटे डब्बों में 8-10 लोग 12 लोग बैठा लेते हैं। अभी यूट्यूब पे लोग इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि हमें यहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लोग वहाँ जाके सर्च मारते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी वीडियो के ऊपर। अब कैसे पता करोगे कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है? AI आ चुका है और कमाल की बात ये कि लोग रेफरेंस अथॉरिटी फैलेसी का यूज़ करने लग गए हैं। जैसे आपने कोई वीडियो देखा, वीडियो की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो है, बहुत महंगा वीडियो है, उसके पीछे जो वॉइस ओवर है या बोलने वाला जो है वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या वॉइस ओवर बहुत हैवी क्वालिटी का है, आपको लग रहा है कि हाँ जैसे टीवी में आती है आवाज़ वैसी आ रही है, और उसने वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी और साथ में उसने अथॉरिटी फैलेसी यूज़ करी। अथॉरिटी फैलेसी मतलब 150 साल पहले ये रिसर्च हुआ था, उसमें ये पाया गया था, फिर 40 साल पहले भी रिसर्च हुआ था, ये पाया गया था। अब आप सुन रहे हो यार बड़ा हाई क्वालिटी का वीडियो रिसर्च हुआ, आप मानोगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, न्यूटन ने भी इस बात को माना था, है तो आपको लगे, या वो बोल देगा जर्मनी की सरकार ने भी इस सर्वे को पहले खारिज किया, फिर बाद में उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई और उसने इसको। अब आपको नहीं मालूम कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, पर वो शब्द आपको कान में वो उसने किसी किताब का नाम ले देना है, उसने किसी सेलिब्रिटी या किसी अच्छे वैज्ञानिक या किसी ऐसे अथॉरिटी पर्सन का नाम ले लेना है, किसी कंट्री की सरकार का नाम ले लेना है, आपको लगेगा कि यार ये वीडियो बहुत ऑथेंटिकल है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच है। ये बहुत बड़ा आजकल चल रहा है। और ये जो चौपाल वाला सिस्टम है ये तो बिल्कुल ही मतलब मेरे साथ नहीं होता कि कई सब्सक्राइबर आते हैं यहाँ पर मिलने, तो मुझे
उनके साथ बेकार के डिस्कशन करने पड़ते हैं, क्योंकि अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि खड़े और दफा हो जा, ये तो बोल नहीं सकता। तो मोस्टली उनकी शुरुआत कहाँ से होती है कि आपकी सोच भी हमारे जैसी है, ये डायलॉग मारते हैं और उसके बाद वो ये बोलना शुरू करते हैं ये गलत है वो गलत है। कुछ माँ बाप को पकड़ के बैठ जाएंगे, कुछ सोसाइटी को, कुछ गवर्नमेंट को। एक्चुअल में उन्हें पर्सनल लाइफ में जिससे प्रॉब्लम चल रही होती है ये उस पॉइंट पे रहते हैं कि हाँ तूने एक बात बोली थी मुझे बहुत पहले कि तुम जब दुनिया को गालियां देते हो तो ये लोग कहते हैं बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। जब पर्सनली इनको बोलते हो भाई तुम भी तो दुनिया का हिस्सा हो और तुम भी तो ये कर रहे हो, जब इनको बोलते हो तब ये चिढ़ जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो ये बड़ा मतलब लेवल डाउन हो चुका है। अब हम जैसा एक्चुअली में एक तरीके से मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ इसको कंटेंट बोलते हैं। 6 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर, 7 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर। और मैक्सिमम अभी हाल फिलहाल के 3-4 साल के अंदर हमने बिल्कुल, मैंने ओरिजिनल कंटेंट दिया, जो सोचा वो बोला, जिस तरीके से बोला। पर अब उसकी वो वैल्यू रही नहीं। अब ये इसका ये स्टैंडर्ड नहीं रहा। पहले क्या था कि मुझे ये था कि कोई भी आदमी जो थोड़ी सी भी रोटी खाता है, जिसमें समझ है, वो ये जज कर लेगा कि क्या रियल है क्या फेक है। अब वो भी, उसके लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो गया ना। बात तो क्योंकि जो बोल रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है वो बात में दम है। क्यों दम है? क्योंकि वो बात सही है। पर वो सही बात उसकी खोजी हुई नहीं है, उसकी सुनी हुई है। उसने सुनी, उसने परोस दी। तो फिर अब तो बहुत, मतलब मुझे अभी किसी ने एक लिंक भेजा, मैंने वो लिंक पे क्लिक किया तो वो यूट्यूब का एक वो खुला, उसमें 4 लोग बैठ करके कर्मकांड और ये जो अंधविश्वास और बाबा और ये इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे चारों मिलके। और चारों की फ्रस्ट्रेशन का कारण ये था कि इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब हम, और वो चारों कह रहे थे हम एथिस्ट हैं, हम रैशनल हैं और व्यूज़ इन लोगों के ज़्यादा, इनके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और ये फेक है ये वो। अगर आप उन 4 लोगों को सुनो तो वो भी तो यही कह रहे होंगे कि ये नास्तिक लोगों ने ये फैला रखा है, खराब कर रखा है, वो कर। क्योंकि मैं खुद इस तरफ हूँ तो मैं इसलिए उनको तो सही नहीं ठहरा सकता। सही है। पर मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हर बात को क्रिटिसाइज करके हल नहीं निकाल सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको ना क्या हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए, तो लोग लॉजिक करने लग गए। पर एक बात बता कि अगर हर चीज़ तर्क के ऊपर, तर्क की कसौटी पे तोली जाएगी ना, वो खत्म, तो भी आप नया नहीं कर सकते। कैसे? कि मैं तो उन्हीं चीज़ पर विश्वास करूंगा जिसमें कोई तर्क होगा, मतलब लॉजिक होगा, मतलब कोई उसका साइंटिफिक प्रमाण होगा, मुझे मालूम होगा। तो आपका दायरा बहुत सीमित रह जाएगा। पर सबसे पहली सोच, मैं बोलता हूँ दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनती है। पहली बार दिमाग में बनती है और दूसरी बार वो अस्तित्व में बनती है, दुनिया में बनती है, फिजिकली इम्प्लीमेंट होती है। अब जब दिमाग में बनती है तो फिजिकली तो वो बनी नहीं हुई, तो दिमाग में कैसे बनी? तो जब दिमाग में बनी तो उसमें तो कोई तर्क लॉजिक ही नहीं है, वो तो सिर्फ कल्पना शक्ति है। कि जैसे किसी ने सोचा कि एक दिन ये पक्षी उड़ रहा है तो हम भी उड़े, ये किसी एक ने नहीं सोचा, ये खाली राइट ब्रदर्स ने नहीं सोचा, कई लोग सोच विल्बर राइट और ऑलविल राइट ने नहीं सोचा। ये एक समय पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग सोच रहे होंगे धरती के अलग अलग कोनों में। पर फिर भी वो बहुत कम लोग होंगे ना, क्योंकि इमेजिनेशन है कि यार चिड़िया जैसे उड़ती है, पक्षी जैसे उड़ता है, हम भी उड़ेंगे। सब ने अपने अलग अलग कोशिशें करी। अब जब कोई आदमी ये कह रहा है कि जैसे ये चिड़िया उड़ रही है ऐसे हम भी उड़ेंगे, इसमें तो लॉजिक है ही नहीं कि हमारे तो पंख नहीं, हम ऐसे नहीं बने। लॉजिक, अगर लॉजिक की कसौटी पे देखोगे तो उसको बेवकूफ पागल बोलोगे। तो हर चीज लॉजिक के लेवल पर नहीं होती है, इमेजिनेशन लेवल पर भी होती है। विज्ञान पहले इमेजिनेशन पर आता है, फिर उस पर होता है। तो जैसे किसी वैज्ञानिक ने कुछ चीज सोची, फिर उसने उसमें लॉजिकली काम किया, फिर उस पर काम किया कि भाई कैसे वो उसको उड़ाया जा सकता है। तो अगर आप लोग ना हर बात का गलत, मतलब वो लोग समझते हैं कि मैं तर्कशील हूँ तो मैं हर चीज़ को तर्क की कसौटी पे। मैंने जब सोचा कि यार ये बात सही है, तो मैंने पाया कि हर चीज़ तर्क की कसौटी पे नहीं होती है। तर्क तो बाद में खोजा जाता है। हवाई जहाज उड़ रहा है, हजारों टन का लोहा हवा में उड़ रहा है, 300-400 लोगों को लेके उड़ रहा है, आपको हैरानी नहीं हो रही क्योंकि आपके पास उसका तर्क मौजूद है कि भी कैसे वो उड़ रहा है।
पर जब हवाई जहाज बना ही नहीं था हाँ, तो शुरू में तो जब किसने तो सोचा शुरू होगा, में तो बिना तर्क के ही सोचा था ना। जिसने सोचा उसको आसपास के लोग कहते होंगे क्या बेकार की बात कर रहा है, इसको कोई मतलब है, ऐसा हो ही अगर नहीं सकता। सोचो आज से 500 साल पहले कोई बोले कि यार लोहा हवा में उड़ेगा या लोहा पानी में तैरेगा, हाँ, तो लोग मानेंगे। तर्क नहीं था, हाँ, लॉजिक नहीं था, तो उसको पागल ही कहते होंगे कि यार। उसको कुछ भी कहते हो। हाँ, हम यहाँ लोगों की क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम बात ये कर रहे हैं कि पहली जो सोच है उसके पीछे तर्क नहीं है, उसके पीछे एक सोच है, इमेजिनेशन शक्ति है। फिर बाद में उस पर काम किया गया, जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तब उसमें उसके लागू होने के बाद उसमें से तर्क निकाले गए हाँ, कि अच्छा लोहा इसलिए इस उड़ तरीके रहा से। है क्योंकि ये इंजन है, ये आगे की हवा को पीछे फेंकता है तो हवाई जहाज आगे जाता है, ऐसे उससे होता है ना। पुष्पक विमान का आज भी हमें तर्क नहीं मालूम कि वो कैसे उड़ता था। वो कहता था यूं तो रावण करता था ऐसे, तो पुष्पक विमान ऊपर उड़ता था, वो कहता था ऐसे, तो हमें नहीं मालूम। अब नास्तिक आदमी, लॉजिकल आदमी ये कहेगा ये तो बकवास है ना, क्योंकि हमारे को उसके पीछे का तर्क नहीं मालूम है, तो हम कहेंगे बकवास है। पर हो सकता है उसके पीछे तर्क हो सकता है पुष्पक विमान में कोई ऐसे एंटी ग्रेविटी फोर्स हो, हमें नहीं मालूम। जो धार्मिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि भी रावण के पुष्पक विमान में एंटी ग्रेविटी फोर्स काम करती थी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं है। ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो हर चीज़ को आप तर्क की कसौटी पे नहीं तोल सकते, कुछ चीज़ें तो कल्पना शक्ति पे भी। अब जब एडिसन ने सोचा कि मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा जो बिजली से जलेगा और रोशनी देगा, तो उस समय भी बहुत सारे लोग बना चुके थे बल्ब। एक्चुअली में इसके एडिसन को क्रेडिट जाता है कि एडिसन ने किफ़ायती बल्ब बनाया और पेटेंट करवा लिया। बाकियों के बल्ब जो थे वो बहुत महंगे थे या ड्यूरेबल नहीं थे, जल्दी खराब हो जाते थे और महंगे बहुत थे, डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते थे आप, इतने महंगे थे। और पेटेंट कराना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कोई भी आपसे बाद में बनाएगा और पहले पेटेंट करा लेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये बड़ी कहानी आज की डेट में ना कि सिर्फ अब देखो जिसको देखो वो तर्क। कुछ चीज़ें कल्पना की शक्ति पर होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती। अगर तुम देखो, तुम लाइफ में पहले कल्पना करते हो अपने दिमाग में कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे मैं पास हो जाऊँगा, मेरे को डिग्री मिलेगी, फिर मैं ऐसे ऐसे नौकरी करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे शादी होगा, तो कल्पना है। और फिर वो कल्पना इम्प्लीमेंट भी होती चली जाती है, हर एक की होती है। तो कल्पना हर चीज़ को आप तर्क की कसौटी पे नहीं तोल सकते कि लॉजिक ही चाहिए जी। लॉजिक को आज की डेट में नहीं वो बना लिया प्योरिटी का सिंबल कि हम लॉजिक है, इसमें लॉजिक है, ये लॉजिक है। जैसे मैं कहता था जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास बहुत सारी ईगो होती है। अब मुझे जल्दी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास बहुत सारा लॉजिक भी होता है। लॉजिक रैशनल को तो इन्होंने एक ऐसा वो बना लिया कि यूज़ कर रहे जाओ कि हम तो रैशनल हैं, हम तो लॉजिक वाले आदमी हैं, तर्कशील व्यक्ति हैं। आपको तर्कशील होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ और मेरी प्रायोरिटी भी ये रहती है। पर मैंने आज नहीं 3-4 साल पहले मैंने जब पता नहीं कहाँ से मुझे इस बात का रेफरेंस मिला था, ओशो से मिला था या किसी किताब की ऑडियो बायोग्राफी में मिला था कि अगर आप हर एक चीज़ को तर्क की कसौटी पे तोलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बिना तर्क की सोच चाहिए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, काम करने लगे, तब उसमें से तर्क निकल के आएगा कि यार ये इस वजह से हुआ है। और ये चीज़ सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं होती, मतलब किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे हम, ये आइडियोलॉजी में भी होती है। जैसे सैकड़ों साल पहले वो थी सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को किसी बेवकूफ़ ने तो नहीं शुरू किया होगा, क्योंकि बेवकूफ़ तो भीड़ का हिस्सा होते हैं। समाज के नियम बनाने की जिम्मेदारी समझदार लोगों के लेवल के समझदारों को दी जाती है। अब समझदार लोगों के पास उस समय के कुछ तर्क होंगे कि यार ये प्रथा को शुरू करते हैं। बाद वाले लोगों को वो तर्क बेमाने लगे, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई और उसको रोका। और राजा राम मोहन राय वगैरह ने ये सब किया, विरोध किया सती प्रथा का, बाल विवाह का, ये सब का। तो सोच के लेवल पर भी सुकरात के तर्क नहीं समझ में आए ना, तभी तो उसको जहर पिला दिया गया। तो सोच के लेवल पर भी होता है कि पहली जो सोच होती है ना उसमें तर्क नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में तर्क ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे होगा।
एक इमेजिनेशन होता है। अब जैसे मान लो कोई धार्मिक होगा उस समय का, बहुत ज़्यादा मानसिक बीमार धार्मिक होगा, उसको ऐसा लगता होगा कि भी पति परमेश्वर है और पति अगर मर गया तो इसकी बीवी को अगर इसके साथ ही जला दिया जाए तो वो भी परमेश्वर के साथ जाएगी, और 7 जन्म का तो हमने वादा ले ही रखा है, तो 7 जन्म तक वो इसके साथ रहेगी। ये भी हो सकता है कि आज की डेट में भी अगर किसी कोई लेडी विडो हो जाती है तो उसका अकेले रहना बड़ा मुश्किल है समाज में आज भी, तो उस समय भी उन्हें पता लगता होगा कि यार इसके लिए बाद में लाइफ मुश्किल हो सकता है। अब अगर ये जो मैंने बोला ये है तो इसके पीछे तो कोई तर्क नहीं है, बेवकूफ़ी है। हाँ। पर तर्क नहीं है, पर इमेजिनेशन है। हाँ। इमेजिनेशन है कि अगर पति परमेश्वर है, 7 जन्म का साथ है, पति मर गया तो एक काम करो इसकी बीवी को भी इसके साथ जला दो, इससे वो दोनों साथ में ही रहेंगे, हर जन्म में साथ साथ रहेंगे। अब ये इमेजिनेशन है, तर्क नहीं है। तर्क नहीं है, सही नहीं है ना। उसने इमेजिनेशन के हिसाब से इसको लागू कर डाला, कर दिया, करवा दिया। उसके बाद के लोगों ने आके तर्क ढूंढा कि ये तो तर्क काम ही नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई तर्क ही नहीं है, तर्क काम नहीं कर रहा है, तर्क है ही नहीं। केवल एक मानना है, आस्था है उनके। तो उन्होंने फिर इसका विरोध किया और इसको खारिज किया। तो आज के धार्मिक लोग सती प्रथा को गलत ही मानते, सही थोड़ी ठहराते। पर उस समय भी जो इसको मान रहे थे या मनवाया था जिन लोगों ने, वो तो धार्मिक थे। तो जो आज प्रथा जायज है वो कल बंद हो सकती है। हो सकता है आने वाली जनरेशन इतनी समझदार हो कि वो कहेगी यार होली तो मनाएंगे, पर ये होली से एक दिन पहले ना होली का नहीं जलाएंगे, पेड़ वेड़ काट के, लकड़ियां काट के नहीं जलाएंगे। एक तो पेड़ भी कटते हैं और ऊपर से पॉल्यूशन भी होता है। हो सकता है आज जो आपका प्रथा है होली का दहन का, आने वाले जो जेन जी हैं वो कल को बोलेगी ये क्या बेवकूफ़ी है, होली मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे थाईलैंड के अंदर एक फेस्टिवल है, 3 दिन 5 दिन चलता है, सोंगक्रन। वो होली की तरह ही होता है, उसमें लोग पिचकारियाँ लेके लंबी लंबी सड़कों पे पानी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर वहाँ पर कोई पेड़ काट करके उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हो सकता है कि ये कहे कि यार होली तो मनाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, पर इसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे ताकि ना पेड़ कटे ना पॉल्यूशन हो। तो जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है, करेक्शन होते रहते हैं सोसाइटी में। तो हर चीज़, जो पहली चीज़ है ना, सही हो या गलत, वो बिना लॉजिक के शुरू होती है। वो कामयाब हो गई तो लॉजिक निकल आते हैं, वो होते हैं। अगर वो गलत है तो उसके ढूंढा जाता है इसमें तो लॉजिक ही नहीं कोई, तो बंद करो इसको। सोच के लेवल पर भी ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी फिलॉसफी आई जिसको खारिज किया ना, लोगों ने नहीं माना। उस दिन तुम बता दें फ्रेडरिक नीत्शे की कोई बात, जो पहले खुद ही उसने अपनी एक सोच रखी, अपनी साइकोलॉजिकल चीजें रखी, बाद में उन्होंने खुद ही माना कर दिया नहीं सब चीजें बेकार है। तो वो मर गए ना जो उसको फॉलो कर रहे थे। उसने जब पहली किताब, अपने कोई ऐसी किताब लिखी, अपनी सोच रखी, तो लोग बड़ा इम्प्रेस हुए, उसकी सोच को कॉलेज में पढ़ाने लग गए, लेक्चरर पढ़ाने लग गए, सब कुछ बढ़िया। फिर वो एक दिन आता है, कहता है यार मैंने आज तक जो बोला सब बकवास है, उसमें कोई कुछ नहीं है, ये है सही। अब वो तो उन्होंने तो बच्चों को पढ़ा दिया, उन्होंने तो कोर्स में ऐड कर दिया, अब वो क्या करे। तो ये होता है। एक ओशो का भी किस्सा है कि ओशो से चिढ़ते तो थे सब, क्योंकि ओशो को सब पसंद करते थे, ओशो की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ये जो पोंगे पंडित थे, इनके तो सबका सेम सेम है, एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा को आम आदमी समझ नहीं पाता, फिर जो ये समझाते हैं वही समझना पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी में तो मतलब आधुनिक भाषा में तो बोलते ही नहीं है। और ये सिर्फ षड्यंत्र पंडितों का है। बाकी जितने भी तुम किताबें देखोगे वो, या जो भी प्रवचन देखोगे, वो उनकी लोकल लैंग्वेज में बोले गए हैं, या इंग्लिश में होंगे या लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में गुरबानी पंजाबी में लिखी गई है, ऐसे करके। वो बुद्ध के भी जो चीज़ें लिखी गई है, बुद्ध ने बोली लोकल लैंग्वेज में बात करी। केवल इन्होंने संस्कृत में बात करी कि ये देव भाषा है ये कह के, और आम आदमी को संस्कृत तो बहुत सालों से ही नहीं आती थी। आम आदमी जो पब्लिक है उनको संस्कृत, आम आदमी की भाषा तो हिंदी रही, या जो भी लोकल लैंग्वेज, इन्होंने संस्कृत में बात करी। अब उन्होंने कहा महाराज आपने बोला तो बाबा जी बहुत बढ़िया है, पर पल्ले नहीं पड़ा, जरा इसको समझाओ। तो उन्होंने जो समझा दिया वो मानना पड़ गया, क्योंकि संस्कृत तो वो भाषा ही अलग है, वो इंटेंशनली चुनी गई। तो कुछ बात चल रही थी ना हमारी, वो तुम ओशो का किस्सा सुना रहे थे ना। ओशो का किस्सा क्या था कि वो तो ओशो से सब चिढ़ते तो थे, ओशो का समझाने का तरीका बढ़िया था। तो एक सभा थी, वहाँ पर कई सारे लोगों को बुलाया गया, ऐसे गुरुओं को, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को। तो ओशो को भी इनवाइट किया गया। तो एक धार्मिक गुरु था, उसने अपने चेले को भेजा, या पता नहीं वो खुद ही आ गया, और उसने ओशो के साथ डिस्कशन शुरू किया।
सबको टाइम दिया गया था कि सबने आके बोलना है कुछ ना कुछ। तो उसने ओशो से पूछा कि किस टॉपिक पर बोल रहे हो। ओशो ने कहा मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। उस टॉपिक पर उनकी बात होने लगी, ओशो ने अपने विचार रखने शुरू कर दिए और वो ठीक है। उसका नंबर जो था वो उससे थोड़ा पहले था, ओशो से पहले था। उसने वो सब पॉइंट्स बोला, वो सारे पॉइंट्स नोट कर लिए उसके चेले ने। उसने जैसे उसका नंबर आया, उसने वो जो ओशो ने बोला था वो सारा का सारा उसने वहां पर बोल दिया कि अब तो मैंने तो ओशो के पॉइंट पर तो मैंने सारा कुछ बोल दिया। वाहवाही भी बहुत मिली और वो उसने कहा अब ओशो फंस भी जाएगा, ओशो को तो कुछ अब आता नहीं होगा, मतलब इस अब और किस बारे में बात करें। ओशो ने आकर के उसी टॉपिक पर उसी के अगेंस्ट सब कुछ बोल दिया। लोगों ने और वाहवाही कर दी कि यार इसने तो इस पोल खोल दी मतलब। और तो वो जितने भी लोगों ने बोला था वो सब गलत हो गया, क्योंकि सब लोग उसके फेवर में बोल रहे थे। ओशो भी उसके फेवर में ही बोलने वाला था, उसने उससे पहले बोल दिया तो ओशो ने उसकी मतलब अपोजिट बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने सारी परतें खोल दी, लोगों ने वो पसंद कर लिया। क्योंकि क्या होता है, जो क्रिएटर होता है ना, जैसे मैंने अपनी एक सोच बनाई, मैंने अपनी, मेरी कोई आइडियोलॉजी है, मैंने वो रखी कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो मेरे पास उसका डिकोडिंग है। मतलब मैंने एक सब्जी बनाई और वो बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, लोगों को वो सब्जी पसंद आ रही है, उसकी खुशबू अच्छी लग रही है, उसका स्वाद अच्छा लग रहा है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला भी है कि उस रेसिपी को खराब कैसे बनाना है, उसको क्या कमी रखनी है ताकि वो कोई और ना कर पाए। तो उसके पास तो ओशो ने उसके अगेंस्ट बोल दिया, वो फिर वहीं के वहीं खड़े रह गए। क्योंकि जब सोच बनाई तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव सब सोचे होंगे उन्होंने। हाँ, तो उसने पॉजिटिव को फेवर किया, पॉजिटिव किसी ने चुरा लिया, उसने कहा ठीक है मैं नेगेटिव रख देता हूँ। सही बात। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। किसी की बात को सुन के परोस देना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अगर ये कम्युनिकेशन स्किल होता तो सिद्धू आज हिंदुस्तान पे राज कर रहा होता और मनमोहन सिंह को कोई पूछ भी नहीं रहा होता। पर आज भी मनमोहन सिंह के ना रहते हुए भी उनकी एक वैल्यू है, उनके जीते जी उनकी बहुत बड़ी वैल्यू थी, जबकि वो एक प्रवक्ता नहीं थे अच्छे, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। सही बात है। पर उनके पास एक बहुत गहरी और बहुत समझदारी सोच थी। सिद्धू को रोकना पड़ता है, बहुत हाजिर जवाबी है, बहुत अच्छा दिमाग है, मेमोरी है, सब कुछ फटाफट तुरंत ये शेयर वो शेयर, ये उदाहरण वो उदाहरण, है ना। पर इसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोलेंगे। हाजिर जवाबी बोल सकते हो। हाजिर जवाबी और कम्युनिकेशन स्किल अलग चीज होती है। और कम्युनिकेशन स्किल में आप क्या यूज कर रहे हो, आप सकारात्मक सोच को कम्युनिकेशन स्किल से प्रस्तुत कर रहे हो या आप एक ठगगिरी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। ठग में और एक अच्छे प्रवक्ता में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के पास कम्युनिकेशन स्किल है। ठग उसको नेगेटिव वे में यूज करता है और कुछ उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। शुरू में हमें लगता है कि जो फायदे के लिए, मतलब लोगों के फायदे के लिए कम्युनिकेशन स्किल यूज कर रहा है, बाद में मालूम पड़ता है उसके पीछे उसका फायदा है, फिर वो ठग बन जाता है। तो जैसे बाबा पहले बड़े अच्छे लगते हैं, फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो मालूम पड़ता है यही होता है, तो बेवकूफ बना रहे जनता को। अब ना यूट्यूब का तो मतलब मेरे को लगता है कि ये शायद जल्दी रिफॉर्म करेगा, पर एक्चुअली में वो अभी नहीं करने वाला यूट्यूब, कि उसको मालूम है कि पब्लिक यही देख रही है ना, देखने वाले लोग यही देख रहे हैं ना, मेन बात ये है। जो तुम उनकी बात कर रहे हैं ना कि यार वो लोग कह रहे हैं कि यार बाबा लोगों की इतनी फॉलोइंग है, हमारी नहीं है, तो वही वाली चीजें जो ये लोग कर रहे हैं उनको भी वो लोग देख रहे हैं और उनको भी पसंद कर रहे हैं कि हाँ यार जिस देश में लोग बिग बॉस देखते हो जिस देश में लोग व्लॉगिंग देखते हो सीरियस कि आज हमने अपने घर में आलू टमाटर बनाए हैं और ये बनाया वो बनाया, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि हम जब केले के पत्ते बैठ के खाना खाते लोग देखते थे, क्यों देख रहे हो भाई। इंडिया के जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं उनकी व्लॉगिंग देखो तो क्या करते हैं कि भाई हमने ये घर ले लिया है, आज घर में पूजा है, आज घर में पेंट का काम चल रहा है, गेट खुला रह गया, कुत्ता बाहर निकल गया, अभी दूसरे कुत्तों से लड़ते लड़ते बचा और फिर मैंने अपनी बाइक बाहर निकाल ली है, आज मेरे को गाड़ी धुलवाने जाना है, और लोग देख रहे हैं। करा तो हमने भी, पर मेरे को नहीं याद मैंने आज तक कभी किसी की ऐसी वीडियो देखी हो कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है। जो काम है, कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ जाननी है, उससे सर्च मारा, वो आ गई और वो देख ली बस। अब तो लोग पैसे के लिए भी आ रहे हैं ना। अब लोगों को इसमें पॉपुलैरिटी और पैसा दिख रहा है, पर उन्हें मालूम नहीं कि पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा ट्रैप है और पैसा निकले। अभी इनको दोनों हाथों में लड्डू दिख रहे हैं, एक में पॉपुलैरिटी का लड्डू, एक में पैसे का लड्डू। दोनों हाथ जब खाली रह जाएंगे बाद में, क्योंकि इसमें पैसा है नहीं, इसमें पैसा नहीं है, ये धोखा है लोगों को लग रहा है, ठीक है। और दूसरा
इसमें पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलैरिटी तो मतलब आपकी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आज हम दोनों यहाँ शांति से बैठ करके बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पॉपुलैरिटी के नशे के ट्रैप में फंसे नहीं, ठीक है। हम चाहते थे कि भी लोग आए हमसे मिलने, पर समझदार अच्छे लोग आए। जब हमें लगा कि यार भीड़ ही आ रही है तो फिर हमारी उसमें दिलचस्पी भी नहीं रही। अब कोई आ जाता है हम इज्जत से पेश आते हैं, नहीं आता है हम लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हम यूट्यूब पर व्यूज़ लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पर सुकून से बैठे हुए हैं, दिन भर बात करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। वरना ये एक ट्रैप है। शुरू में आप भीड़ को पीछे लगवाते हो और आप आगे चलते हो और भीड़ आपके पीछे पीछे चलती है। ऐसे ही चलते 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 एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि अब आप आगे नहीं चल रहे हो, आपको आगे चलना पड़ रहा है, भीड़ आपको आगे चलवा रही है कि अरे यार आज मेरा वीडियो नहीं आया, मेरे वो 500 लोग 1000 लोग वो क्या देखेंगे, फिर उसमें से 2-4 लिखेंगे आपके वीडियो को मैं मिस करता हूँ। बस आपको लगेगा ओहो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे तो वीडियो डालना पड़ेगा। मतलब पहले आप डालते थे कि लोग देखें, अब आपको डालना पड़ेगा क्योंकि लोग देख रहे हैं। ये दोनों चीज में फर्क है। मतलब धीरे धीरे आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। कितनी बार मेरे साथ भी, मैंने ये व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी, वो एयरपोर्ट की और इधर उधर की बाहर की। अब मैं सिर्फ कभी अपने बच्चों के साथ कहीं हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होने लग गया था। आप उस जगह को, उस माहौल को फील नहीं कर पा रहे। आप हर समय कैमरा लेके घूम रहे हो। एक होता है कि आपने खुद चीजों को देखा, अब तो आपको फोटो चाहिए कि बाद में हम देख सके। अभी वहां पे हो, पहले उसको तो एंजॉय कर लो। वो चीज ना वो मेरे से भी वो मिस्टेक हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब मैंने वो एयरपोर्ट और वो रास्ते की व्लॉगिंग, वो फ्लाइट की व्लॉगिंग, वो ऑलमोस्ट मैंने ना के बराबर कर दी है, बंदी कर दी है, मन ही नहीं करता। अब देखो लगता है मैं तो तुमको देखती थी, तुम सुबह उठे, तुम्हारा मन क्या वीडियो बनाने का, तुम ऐसे ही बिना बाल बनाए ऐसे ही बैठ जाते। मैं देख रही हूँ लोग प्लान करके ऐसे बैठ रहे कि बिल्कुल सो के उठे हैं, दिख रहे हैं। और मतलब तुम बिल्कुल फ्रेश उठते थे, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर उनका दिख रहा है कि वो जानबूझ के बता रहे हैं कि हम ऐसे उठे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। अब ना ये एक ना गड़बड़ कर दी कुछ लोगों ने मुझे पिछले कई महीनों से इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया कि वो भी आपको कॉपी करता है, वो आपकी तरह बात करता है। कुछ ने वीडियो के लिंक भेजना शुरू कर दिया, कुछ ने रील भेजनी शुरू कर दी। एक दो नहीं, कई सारे लोगों की, कई सारे लोगों ने। अब क्या हुआ, पहले मैं बिल्कुल रॉ था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ था। अब गड़बड़ क्या हो गई कि उन लोगों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मुझे देखा कि अरे यार ये बात तो मैंने बोली थी, या इस अंदाज में तो मैं बात करता हूँ। अब वो इन्फॉर्मेशन आने की वजह से अब मुझे मेरा ही अंदाज लग रहा है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ या मैं अपना अंदाज आर्टिफिशियल तरीके से वो कर रहा हूँ। अब मुझे ही मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एक बार बता, मैं और तू बात कर रहे हैं, ऐसे मैंने शायद ही देखा होगी कोई हस्बैंड वाइफ चाय पीते टाइम और सिर्फ बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, कोई व्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं। अब कल को हमें कोई बोले कि भाई साहब ये जो देखो ये बंदा भी अपनी वाइफ के साथ रोज चाय पीता है और ऐसे बातें करता है, तो फिर ऐसा लगेगा हम उनको कॉपी कर रहे हैं, या उनको कॉपी से ज्यादा ना ये लगेगा कि यार, क्योंकि या एक ही सूरत में वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कि वो जो बात कर रहे हो वो हमसे भी अपग्रेड हो, बहुत वैल्यूबल हो। ये भी सही है। और कमाल की बात है कि वैल्यूबल आदमी ये काम करेगा ही नहीं। जैसे अब मुझे भी ये लगने लगे कि हमें भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पर देखते हैं, जब तक चल रहा है चलाते हैं, अपने को सब पैसे लग रहे हैं, जब तक चल रहा है चलाते हैं। वही है, वो वीडियोस जो देखी है ना, तब से वो दिमाग में कर तो ये लोग पता नहीं कब से रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। इसमें से कसिनो वाले चैनल पे तो 4-4 साल से लोग कर रहे हैं। सारा गेम जो मैं तो बोलता हूँ ना, प्रोटेक्ट रखो अपने माइंड को, इन्फॉर्मेशंस का है। राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान में कई सालों तक पप्पू बोला गया और पूरी इमेज ऐसी बना दी कि वो तो एक बेवकूफ पप्पू टाइप का आदमी है। पप्पू मतलब बेवकूफ, बच्चा बुद्धि। राहुल गांधी हो या राहुल गांधी की जगह कोई भी हो, अगर उसको जितना उसके मीम बने, जितना उसका मजाक उड़ा, जितना न्यूज़ में चला, जितना सोशल मीडिया पे चला, अगर इसका 1% भी उसको रोज बता दिया जाता ना, तो वो अपने अंदर ही खत्म हो जाता।
आप इनके बारे में क्या चला रहे हो बाजार में, इनको नहीं पता होता। ये प्रोटेक्ट रखते हैं अपने माइंड को। अगर इनको पता लग जाए ना, आज मेरा मजाक उड़ाया गया, आज मेरा पुतला जलाया गया, आज मेरे बारे में ये किया गया, ये अपने रियल कंटेंट, रियल आइडियोलॉजी से भटक जाएंगे। तूने कई बार कई फिल्म स्टारों के इंटरव्यू देखे होंगे कि हाँ वो मैंने सुना है फिल्म अच्छी है पर मैंने अभी देखी नहीं। ये लोग एक दूसरे की फिल्म मूवीज नहीं देखते हैं। सलमान खान शाहरुख खान की मूवी नहीं देखेगा, शाहरुख खान सलमान खान की मूवी नहीं देखेगा, मैक्सिमम नहीं देखेगा, और एटलीस्ट लेटेस्ट तो बिल्कुल नहीं देखेगा। उससे क्या होगा कि जब वो कोई हिट मूवी देखेंगे, यार क्या अच्छा ये मूवी हिट हुई है, इसने 200 करोड़ का धंधा किया है, इसको लोगों ने पसंद किया, उसके सबकॉन्शियस ना चाहते हुए इंफॉर्मेशन ले ली कि उसने इस बॉडी लैंग्वेज में काम किया है, अंदाज में। तो जब वो अपनी मूवी की शूटिंग करने जाएगा तो ना चाहते हुए उसके अंदर वो वाला अंदाज आएगा। जैसे मैंने बहुत साल पहले अर्जुन रामपाल का एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला कि शुरू की मेरी मूवीज जो थी उसमें मैं हिट हुआ था क्योंकि मैं मॉडल था। तो एज ए सुपर मॉडल, एक अच्छे मॉडल के तरीके से मैं मूवीज में आया, पॉप एल्बम्स में आया, मैं बड़ा चला। जब मैं मूवीज में आया तो मेरी एक्टिंग के अंदर मॉडलिंग दिखती थी। अर्जुन रामपाल की शुरू की मूवीज देखोगे ना तो उसमें वो जो एक्टिंग कर रहा है, जो चल रहा है, जो डायलॉग बोल रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो उसके अंदर एक मॉडल दिखता था, मॉडलिंग वाला अंदाज दिखता था। तो वो उसको समझ में आया, कह रहा मैंने मॉडलिंग बंद कर दी, मूवीज करी नहीं क्योंकि मूवीज में मॉडलिंग का अंदाज आ रहा है, और मॉडलिंग बंद कर दी। 2 साल 2.5 साल तक कह रहा मैंने दोस्तों से उधार पैसा लेके किया कि मैं मॉडलिंग को भूल सकूं, मॉडलिंग ही छोड़ दी उसने मॉडलिंग छोड़ दी और एक्टिंग पर फोकस किया, और धीरे धीरे फिर वो एक बेहतर एक्टर बना। ऐसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो कहता मैं एक मूवी जब करता हूँ तो उसमें मैं अपने करेक्टर में इतना घुस जाता हूँ कि उस करेक्टर को जीने लग जाता हूँ, और उसके बाद में वो मूवी तो खत्म हो जाती है, वो करेक्टर अंदर है। अब दूसरी मूवी कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं अपने गांव चले जाता हूँ और वहाँ जाकर के 2-3 महीने खेती करता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। वो जब करेक्टर निकल जाता है फिर आके नए करेक्टर को जीता हूँ। ये आमिर खान के मुँह से भी मैंने सुना था। ये लोग उसको जीते। हमारे साथ भी यही होता है, हम आसपास के जो लोगों को देखते हैं उसमें से जिन लोगों से प्रभावित होते हैं फिर हम उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। मान लो आप किसी आदमी से प्रभावित हो, या ज़्यादातर नौकर मालिक से प्रभावित होते हैं, तो मालिक जिस भगवान को मानने लगते हैं वो भी उसको मानना शुरू कर देते हैं। मालिक जिस अंदाज में बात करता है वो वैसे बोलने लगते। मेरा एक दोस्त था, हमारे मार्केट में एक भागीरथ पैलेस में चांदनी चौक में एक बहुत अमीर बाप का एक बेटा था, और हम सब लोग उससे प्रभावित होते थे क्योंकि वो अमीर है, तो उसने बढ़िया महंगे कपड़े और वो सब। तो हम लोग उसके साथ बात, जैसे कभी दोपहर को मिले, बातचीत कर रहे हैं, उम्र में हमसे बड़ा था तो भाई बोलते थे। उसने ना उस समय राज दरबार 2 गुटके आते थे, राज दरबार सादा और राज दरबार जर्दा, मतलब गुटके वाला, वो तंबाकू वाला। तो वो ना 2 गुटके एक साथ खाता था। तो उसने क्या करना है कि 2 गुटके, एक लाल और एक ग्रे कलर की पैकिंग में आता था, उसे दोनों को एक साथ ऐसे साथ में चिपका के एक साथ ही खोलना है और फिर एक साथ डालना है और मुंह में डालना है, और उसमें ना डस्ट होती है सुपारी वुपारी की, वो सब मुंह में डालना, तो वो डस्ट मुंह से सिगरेट के धुएं की तरह निकलती थी। अच्छा, ठीक है। और फिर वो दोनों पाउच को एक को ऐसे उंगली में फंसा के ऐसे मारना, वो घूमते हुए जाता था फिर उससे। तो जो मेरा एक दोस्त था वो गुटखा खाता था, विनोद, तो उसका भी यही आदत थी। वो मालिक से सीख लिया, मालिक या मतलब एक ऐसे लड़के जैसे, तो उसने भी 2 ही गुटके खाने। मैंने कहा तू तो पहले एक खाता था। कह रहा नहीं यार वो एक ना थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, साथ में सादा मिला के खाओ ना, अच्छा हो जाता है। ठीक है भाई चलो होगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हम ये कहते हैं आप कॉपी कर रहे हो, ध्यान भी नहीं किया। तो उसने वो 2 गुटके खाना शुरू कर दिया, सादा जर्दा मिला के। चलो फिर उसके बाद उसने वो पाउच भी ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिया उंगली में ऐसे फंसा के, जहाँ से कोने में उंगली डाल के खाली पाउच में ऐसे किया, वो घूमते हुए जाता था। उसके बाद फूंक भी मारना शुरू कर दिया यहाँ तक मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने नोटिस ये किया कि जब वो कभी ड्रिंक करता था तो जैसे हमारे पास पानी होता था पीने का, तो वो तो अमीर था, तो वो तो मंगवाता था उस समय ना टी-सीरीज का भी पानी आया था। अच्छा, शायद यस के नाम से आया था ऐसा कुछ, तो वो पानी की बोतल, तो उस समय ये बात है 97 के आसपास की, 97 98, उस समय अमीर लोग पानी की बोतल खरीद के पीते थे। नॉर्मली तो लोग वो दिल्ली में तो वो 10 पैसे का गिलास मिलता था, हाँ। या फिर वो इधर उधर से पानी पी लिया या अपनी बोतल लेके कैरी करे, पर पानी की बोतल खरीदना मतलब ये अमीर लोगों के चोचले होते थे कि अरे बोतल वाला पानी पी रहा है। तो वो जब विस्की पीता था तो वो तो एक पेप्सी और एक बोतल और साथ में जो भी विस्की वगैरह पी रहा है वो वैसे पीता था।
तो हम लोगों के यहाँ पे जब हमने कभी पी नहीं, सर्दियों में बियर पीते नहीं थे, तो कभी कभी जैसे विस्की पीने बैठे तो मेरे पास एक लड़का काम करता था, अमर। इसने बोलना, जैसे हमने अमर को बोला कि अमर यार एक काम कर, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आना और चिप्स के पैकेट ले आना, ये ले आना। तो कहता यार पानी की बोतल भी ले आइयो। मैं कह यार पानी रखा है ना, क्यों खर्च करें। मतलब उस समय 97 98 में 10 रुपए की पानी की बोतल या जो भी 7-8 रुपए की आती है क्यों मंगवाए। तो नहीं यार तू पानी की बोतल ले आइयो, उसमें ना जरा अच्छा टेस्ट आता है। मैं कहा पानी में टेस्ट कहाँ से आएगा। फिर मैंने कहा अच्छा ये चिंगारियां वहां से फूट रही है, तब मैंने नोटिस किया कि सादा जर्दा कैसे हो गया। फिर उसको जो मैंने जलील किया, उसका मजाक उड़ा रहा, कहा भैया तू ये पानी भी छोड़, तू हैंडपंप का ले आ, मैं उसमें भी पी लूंगा। सही है। मैं नहीं पीता था उस समय, मुझे याद है वो, पर मेरी दुकान पर एक ये अड्डा बन गया था ना। दुकान जैसे मार्केट 7 बजे बंद हुई तो चलो यार राकेश की दुकान पे चलते हैं, वहाँ पर जाके 2 पैक लगाएंगे, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे कोई फादर नहीं, भाई नहीं, तो मेरे यहाँ आज़ादी थी, दोस्त थे। तो 1-2 ने ये शुरू किया था, पर बाकी सबको तो मैंने मना कर दिया। पर विनोद मेरा खास दोस्त था, तो तू तो जानती है उसको अच्छी तरह, तो काफ़ी लंबा मेरी उससे दोस्ती रही है। जब तुमसे इस तरह की बात करती हूँ ना तो कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तुम 97 की बात बता रहे हो कि तुम वहाँ दुकान पे इस तरह का काम कर रहे थे, और उस समय मैं 12th में एग्जाम दिया था, 12th 97 में मैंने पास करी थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में आई थी फर्स्ट ईयर में उस साल, और तुम उस समय अपने तो 97 की बात करी, 95 में मैं बॉम्बे में ट्रक खाली कर रहा था। मैंने 10th के एग्जाम दिए थे और मैंने तब 10th छोड़ी थी। घर छोड़ करके आया था। 9 से 10th में आया था, 2 महीना बॉम्बे गया। तो बॉम्बे में सोचो पहली नौकरी तो लगी थी इलेक्ट्रिशियन का, बैग पकड़ के उसके साथ जाना, उसको पेचकस वगैरह पकड़ाना। वो निकम्मा टाइप लड़का था, तो वहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं किया, शायद हफ्ता 10 दिन ही किया होगा। उसके बाद मेरी नौकरी लगी प्रिंटिंग प्रेस में 95 के गणपति से पहले। उस प्रिंटिंग प्रेस में मेरा काम होता था झाड़ू लगाना, वो प्रिंटिंग की वेस्टेज को कलेक्ट करना। सेठ बोलते थे, सेठ ने खाना खाया तो उसका टिफ़िन ला के देना, टिफ़िन को बंद करना, खाने के बाद वो उनका गिरा हुआ झूठा खाना टेबल से साफ़ करना, मतलब जो छोटू काम करते हैं वो। तो 95 है, 96 में ये। मेरे को अपनी शादी से पहले जब लाइफ जो थी बचपन से जो देखी थी वो मुझे बड़ी ख़राब लगती थी। काफ़ी स्ट्रगल लगता था, स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी पर बुरी लगती थी कि मतलब घर जैसे पापा ड्रिंक कर रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, या जगह कम है, घर ऐसी जगह पे। पर जब तुम्हारी जब चीज़ें सुनी ना, तो जैसे तुम बताते हो कई बार वो सोच के भी अजीब सा लगता है कि स्वेटर नहीं है तुम्हारे सामने, जैन आंटी संदीप भैया को किस तरीके से तैयार करके भेज रही है। मैं तो यार मेरी मम्मी तो रात को सोते सोते हमें कंबल ढकती थी, तो हमारे को वो चीज़ें तो नहीं फील। उस एज में जो तू बात बता रही है, उस एज में मुझे ही अपना ध्यान रखना होता था। हाँ, यही ठंड पड़, दिल्ली की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे आपका कोई होता है कि जो आपको ध्यान रखते, अरे 2 सॉक्स पहन के जा, या गर्म सॉक्स को नहीं पहने। अब मुझे समझ नहीं है, तो हमें तो जो पहन रहे ठंड में ठिठुर रहे हैं, और मतलब ध्यान ही नहीं रख रहे अपना। तो वो मैंने अपना ध्यान खुद ही रखा। तो खुद ध्यान रखने की एक सीमा होती है। दूसरा आपका ध्यान ज़्यादा बेहतर रखता है। जैसे आज तू कई चीज़ें टोक देती कि ये करो वो करो, ये मत पहनो वो पहनो। तो जो बंदा केयर करता है तो फिर वो चीज़ें देखता है कि अरे एक सॉक्स में नहीं होगा, 2 पहन के जा। तो जब मैं संदीप के घर जाता था, जैसे कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, तो मैं देखता था कि भी अरे वो आया नहीं अभी तक, फ़ोन करो उसको। उस समय मोबाइल होते नहीं थे, तो चिंता हो रही है कि आया ही नहीं, या अरे तू बाहर जा रहा है तो जैकेट पहन जा, ये पहन जा, वो पहन जा। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को तो कोई वैसा बोलता ही नहीं है। मैं तो जैसा मन करता है उठ के चल देता हूँ। तुम घर नहीं आए तो कोई तुम्हें कॉल नहीं करे। मैं घर नहीं आऊँ तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये चीज़ जो बोली थी मैं अगर ऑफिस से कभी लेट हो जाती थी आने को, तो मेरी मम्मी बस स्टैंड पे आके खड़ी हो जाती थी कि आज रात को लेट हो गई आने में, तो मैं वहीं से साथ में लेके आऊंगी ना। मैं तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। उस समय बड़ी चीज मुझे बड़ी अपनी लाइफ वर्स्ट लगती थी कि यार कैसी जिंदगी है। पर अब उस तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, हमने तो फिर भी थोड़ी अच्छी जिंदगी जी है, कि एटलीस्ट अपना घर, माँ बाप और अपनी केयरिंग करने के लिए चीज़ें थी। कल सुबह कपड़े क्या पहने मुझे नहीं सोचना पड़ रहा, मेरी मम्मी धो के रख रही हैं। और यहाँ पे तुम्हारे को कई बार तो मैं इतना आलसी हो जाता था कि मेरे कपड़े, जैसे काम वाली नहीं आई, मैंने काम वाली रखी थी कपड़े धोने के लिए या बर्तन मांजने के लिए, तो खाना कभी कभी, तो जब हमेशा नहीं रहती थी, तो मेरे घर में मैंने घर जो बनाया था ना, जो रेंट पे रहता था, तो उसमें सामान सारा था। तो कई बार ऐसा होता था कि इस घर का सारे बर्तन गंदे हो गए और मैं नहीं धो रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा, 3-3 4-4 दिन तक नहीं धो रहा, तो बर्तन बड़े सड़ गए, उसके अंदर खाना पड़ा सड़ रहा है, बदबू आ रही है पड़े हैं। फिर एक दिन जोश में आया और सारा एक साथ धो दिया। ऐसे कपड़े कई बार सारे गंदे हो जाते थे। और ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ कि ड्राई क्लीन, अमीर लोग तो पैसा अच्छा कमा रहा था, पर स्टैंडर्ड वैसा नहीं था ना कि मैं ड्राई क्लीन। मैं पैसे को हमेशा मैंने बहुत कदर करी है, क्योंकि मैं तो
30 रुपए 8 घंटे की नौकरी करके कर रहा था नहीं, बॉम्बे तुम में, पैसे तो फिर कमाने का मैंने करते हो। कपड़े सूंघता था जिसमें सबसे कम बदबू आती थी, वो पहन के जाता था ऐसे। फिर वो एरियल का पाउच होता था, उसको फाड़ा, वो 2 रुपए वाला, उसको बाल्टी में डाला, कपड़े भिगो दिए, वो वो अपने फिर आप ही मैल वैल अलग करता था, वो फिर उसको कर लिया। तो फिर कभी वो जो गुप्ता आंटी थी, जो लैंडलॉर्ड थी मेरी, उन्होंने कोई काम वाली लगा दी कि वो हफ्ते में एक बार कपड़े धो दिया करती थी। और फिर मुझे अपने अंडरवेयर वगैरह धुलवाने में शर्म आती थी कि भी कैसे हाँ, धुलवाऊं। कैसे धुलवाएं, तो वो ये लेडी हाँ, है। हाँ, तो ये सब बड़ा वो अब ये चीजें, ये अपनी मम्मी हो, अपनी वाइफ हो, आपके घर की कोई सिस्टर भी, तो भी आदमी चल जाता है कि चल भैया घर का मेंबर है। तो वो सब बड़ा वो होता था उस समय। मैं जब भी तुम्हारी पुरानी कहानियां सुनती हूँ ना, तो मुझे अपने टाइम के, मैं कहा यार तू उस समय अपने लिए प्रॉब्लम होती थी कि यार घर में जगह कम है, या घर में कैसा माहौल रहता है, आप ढंग से नहीं रह सकते, और इन्होंने पैसा होते हुए भी जो तुमने कमियां झेली हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात है। मुझे याद है कि मैंने मेरे एक दोस्त तू जानती है उनको, जितेंद्र जी को, जब उनके को मैंने प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया पहली बार, तो मुझे ना, मैंने एक 20 साल 25 साल पहले एक छोटा सा कैफ़े खोला था चांदनी चौक में, भागीरथ पैलेस में, 3rd फ्लोर पे, नाम रखा था ट्राई टी टाइम। ठीक है, वो खोला और वो खूब चला, और उसको बंद करने का रीज़न ये था कि वो खूब चल गया था, पर मैनेजमेंट आता नहीं था, बंद करना पड़ा। तो सोच 25 साल 30 साल पहले, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो उस समय उसके लिए कुछ प्रिंटिंग मटेरियल छपवाना था मुझे, तो मैंने ऐसे ही आई थिंक जस्ट डायल से, शायद जस्ट डायल से, येलो पेजेस या जस्ट डायल से मैंने सर्च करके ऐसा कुछ उनको कांटेक्ट किया। तो उस दिन रक्षाबंधन था। अच्छा। तो मैंने 1-2 को कॉल किया, उन्होंने कहा भाई साहब आज रक्षाबंधन है, छुट्टी है, हम कल आएंगे। अब कल के लिए तो मेरे लिए 10 साल का इंतजार है, मैं तो रुक नहीं सकता। इनसे मैंने बोला, मैंने कहा नहीं आज ही मिलना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मुझे ये बात बड़ी इंप्रेस कर गई कि यार ये बंदा ने रक्षाबंधन वाले दिन अपना, मैंने बोला कि आज ही मिलना होगा, अगर मिलोगे तो आज ही, तो वो आए। और फिर उनके साथ हमने प्रिंटिंग मटेरियल का ऑर्डर दिया, अच्छा बिजनेस चला, कई सालों तक चला, और वो दोस्त तो मेरे बहुत 15 साल तक दोस्त रहे। हाँ, मेरे जब तेरे मामा आए थे मुझे देखने के लिए, तो उनकी वही अपनी वाइफ के साथ क्रॉकरी लेकर के आए थे मेरे घर। तो उन्होंने मुझे, जब वो मुझसे इम्प्रेस हुए, अभी अच्छा उनके लिए मैं अच्छा क्लाइंट था, ऑर्डर भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना संडे को मेरे घर आओ लंच पर। भाई उनको भी अजीब लगता था कि यार एक लड़का बिजनेस कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, पर अकेला रहता है, घर में सब कुछ है पर वो अकेला रहता है, ना माँ ना बाप, भाई बहन कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार आप मेरे घर पे आओ लंच पे संडे के दिन। मैंने कहा ठीक है। तो मोबाइल आ चुके थे तब, तो तुम्हारे पास तो था? हाँ मेरे पास था। तो मैंने तो तब ले लिया था मोबाइल जब 16 रुपये आउटगोइंग और 8 रुपये इनकमिंग थी। तो उन्होंने बोला कि क्या मंगवाऊँ आपके लिए बाजार से। मैंने कहा देखो यार, अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपके घर में कुछ अच्छा खाऊं, फील करूं, तो मैं मैं बाजार का रोज खाता हूँ, आप मुझे अपने घर का खाना खिला दो यार, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उन्होंने अपने घर पे खाना बनाया और फिर मैंने खाया। दिलशाद गार्डन JNK ब्लॉक में वो रहते थे। और ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, तू जानती है उसको, चंदे। तो उसको मैं बोलता था यार चंदे यार आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। वो अपने घर से खिचड़ी बनवाता था और डोल में खिचड़ी लेके आता था, और मैं अपने घर में चिकन लॉलीपॉप और बटर चिकन बाजार का पैक करवा के उसको देता था। तो मुझे मेरे 1-2 दोस्त थे जो मेरे को बहुत ज्यादा दिल से वो कहते थे यार ये तेरे को बेवकूफ बना रहा है, तू बेवकूफ बन रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कह रहे मतलब वो चिकन लॉलीपॉप लेके जा रहा है, कभी तू उसके लिए बटर चिकन मंगवा करके, क्योंकि मैं तो बाजार से नजीर से मंगवा के, उस समय नजीर का नाम चिकन टेक अवे होता था, तो उससे, और वो अपने घर से खिचड़ी ला रहा है। मैं कह यार ये बात तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, तुम रोज घर का खाना खाते हो। मेरे से सोचो कि मैं पिछले कितने सालों से सुबह शाम दोपहर रात का खाना होटल का खा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो खिचड़ी कितनी बड़ी बात है। मुझे ध्यान है शादी के काफी टाइम तक बाद तक तुम्हारा ये फोकस रहता था कि अगर मेरा टिफिन जाए वहाँ पे, वो बड़ा वाला 4 डब्बों वाला टिफिन जाता था कि भाई कोई भी आ जाए मैं सबको खिला के भेजूं। इवन छाछ की बोतल जा रही है, पापड़ तक रोस्ट होके घर से जा रहा है। वो मेरा था कि मैं खाना खाऊं तो अचार पापड़ सलाद हो, टिफिन बढ़ के ऐसे आए और मेरे दोस्त बैठे हो मेरे घर का खाना, और ऐसा किया भी हमने शुरू में काफी। और जैसे ही तुम्हें मैं क्या देखती थी, सुबह नाश्ते के लिए मैंने आलू करके रखा है, पराठे गोभी बनाए है, गोभी के पराठे, जिससे तुम्हारी बात हो रही है, कोई वो कह रहे कि मैं वो क्या था मोहन नगर
नहीं आप इधर आ जाओ पहले, फिर मोहन नगर जाना, खाना खा के जाओ अपने घर, क्योंकि मैंने इन लोगों का बहुत खाना खाया था ना। तुम एक चाहो था कि मैं अपने घर में बैठा के मैंने इन लोगों के घर जाके बहुत बार खाना खाया हुआ है। ये लोग कई बार मेरे लिए, मैं तो सीधा बोलता था कि यार घर में कुछ बनाए तो पैक करवा लो। मैं इनसे पैक करवा के घर का खाना मंगवाता था कि यार मेरे को, यार घर पे क्या बना, यार मेरे को ये ला के दे दो। कितनी बार मैं रात को खाना बनाता था तो मैं जैन आंटी को फोन करता था कि मैंने कहा ये आलू गोभी बना रहा हूँ, उसमें पानी डालते कि नहीं डालते हैं? तो कहते पानी नहीं डालते, हल्का सा छींटे मार दे और ढक दे। कई बार ऐसा होता था। एक बार मुझे याद है कि मैं किसी के घर गया था रात को, उन्होंने बोला तू रात को हमारे घर आ जा, कुछ बात करनी थी काम को लेके, तो तू वहीं से निकल जाइयो और खाना हमारे यहाँ खा लियो हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। और कड़ाके की सर्दियों के दिन, और मैं उनके घर गया, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने खाना भी बनाया। अब घर का खाना, एक तो मेरी ना खुराक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खुराक थी, तो उन्होंने बोला खाना खाओ, मैंने खाना खाया। मैं लिहाजदारी में बस उन्होंने मान लिया बस। अब मैंने सोचा कुछ तो फोर्स करो, अब मैं लिहाजदारी में, मेरे को तो भूख इतनी है, एक तो घर का खाना मैं तो कितना खा लूँ। वो उन्होंने पूछा नहीं, मैं वहाँ से आ गया। मैं रास्ते भर कलपता रहा, मतलब लाल क्वार्टर के आसपास उनका घर था और मैं लक्ष्मी नगर रहता था, तो कलपते हुए भूखे पे, और सर्दियों के दिन थे, सब बंद, रास्ते में ढाबे होटल सब बंद। फिर मेरे घर के पास एक हरियाणा ढाबा होता था, वो भी बंद। फिर मेरे को याद है कि मैं रात को 11:30-12 बजे या 12 साढ़े 12 जो भी टाइम होगा, मैं आया और भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और मैंने गुप्ता आंटी का दरवाज़ा खटखटाया। वो पूरा रूम हीटर जला के और पैक करके सोते थे, बुजुर्ग थे। वो उठी, मैंने कहा आंटी भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? कह रही बेटा आज तो सब खत्म हो गया, मतलब हर बार होता है पर आज कुछ भी नहीं है। मैं कहा दोपहर का कुछ नहीं पड़ा? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं आ गया ऊपर। फिर उन्होंने पता नहीं मुझे 1 गिलास दूध और कुछ पार्ले जी के बिस्किट जैसे उनके पास रखे होते वो दिए थे मुझे उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, पर मेरे साथ ना एक बड़ी प्लस पॉइंट रही कि मैंने इसको कभी स्ट्रगल नहीं माना और मैं कभी टूटा नहीं। अगर मैं संघर्ष मान लेता फिर तो या तो मैं टूट जाता या मैं अहंकार में आ जाता। जैसे मेरे मामा जी कहते थे कि तुम्हें क्या पता, मैंने अपनी जवानी में इतने किलोमीटर साइकिल चलाई, रोज इतने किलोमीटर साइकिल चला करके नौकरी पे जाता था यहाँ से। मैं सोचता हूँ यार मैंने तो शौक में 7,000 किलोमीटर साइकिल चला डाली काठमांडू से दिल्ली, बिना किसी मजबूरी के। आपने तो जो किया वो मजबूरी में किया। तो मुझे हमेशा ना अपने ऊपर एक डर लगता था कि मैं अपनी शादी के बाद या बच्चों को मैं ये बोला करूंगा कि मैं, तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या किया है, मैंने ये किया, मैंने ट्रक खाली करने की नौकरी की, तुम्हें आज बैठे बैठे मिल रहा है। मुझे बड़ा डर लगता था, पर ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो हर बार नया आयाम सेट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैंने घर छोड़ करके तोप चलाई, तो मैंने उसके बाद कुछ और तोप चला दी, उसके बाद कुछ और तोप, और आज भी चला रहा हूँ। तो मैं, उनके लिए वही एक अचीवमेंट होती है, उनके वही थोड़ा सा संघर्ष था, तो उसी को पूरी जिंदगी भुना रहे हैं। मैं तो हर रोज नया कांड कर रहा हूँ। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँ कि मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा, क्योंकि उससे बड़े काम तो मैं अब कर चुका हूँ इंडिया छोड़ के, या मैं वो साइकिलिंग का करके। अब मैं साइकिलिंग पर इतना हूँ, तो मैं कुछ सोच के, एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे 3 बार टाइम देके नहीं मिला, तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया 1.5-2 साल की पढ़ाई करके। तो ये मैंने टूटा नहीं कभी। और मैंने ना इन सब चीज़ों को ना, बुरा भी लगा थोड़ा, कई बार ऐसा लगता भी था कि यार ये कोई लाइफ है या क्या है, पर टूटा नहीं। और मैंने इसको कभी ऐसे नहीं लिया कि भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बेचारा, ऐसा नहीं। जैसे तूने एक बार बोला ना कि यार तुम कई बार इसलिए रूड या बदतमीज हो जाते हो कि भी तुम्हें ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मुझे अपनी होशियारी या अपनी समझदारी को प्रूव करने के लिए बदतमीज रूड बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है तुम मुझे जिस भी सिस्टम में डालोगे मैं वहाँ पर अलग ही परफॉर्म करूँगा। तो मुझे उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो जो मैं भड़कता हूँ वो सामने वालों का लेवल वैसा होता है या वो बात वैसी करते, तब मैं भड़कता हूँ। आप मेरे से समझदारी की बात करो, मैं चुपचाप सुनूंगा बिना किसी बात के। ये इन्हीं सब चीज़ों को तो लोग कैश करने लग जाते हैं, स्ट्रगल बन लेते हैं। वो नहीं, जैसे ही आप स्ट्रगल मान लोगे तो या तो आप बेचारा बन जाओगे या आप अहंकारी बन जाओगे। मैंने ये किया। मैं अपने अचीवमेंट्स पर कभी इतराया ही नहीं, आज तक इतरा ही नहीं पाया। वो मेरा प्राउड लोगों को एरोगेंस लग सकता है, मेरा गर्व घमंड लग सकता है, पर मैं कभी इतराया नहीं। क्योंकि अगर इतराने का मतलब है वहाँ रुक जाना। अगर मैं सोचूं कि यार मैंने थाईलैंड में कैफ़े खोला है तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो फिर मैं दूसरे देश में नहीं खोल पाऊंगा। और मेरी तो प्लानिंग है कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं, मरने से पहले 100 तो देखने हैं। 100 देखेंगे तो 40 देशों में तो ऑफिस हो गई। और मैं तो तेरे को भी बहुत साल पहले बोलता था कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं, 100 देखूंगा। 100 मैं देखूंगा तो 40 तो तुम्हें दिखाई दूंगा। 3-4 तो तुझे दिखाई दिए हैं अभी तक। नहीं, हांगकांग, मकाऊ, थाईलैंड, दुबई,
4 हो गए। और ऐसा नहीं कि दिखाए हैं तो को ऐसे उंगली पकड़ के, अकेले आई है। हाँ। हांगकांग तो अकेले आई थी, हांगकांग से अब वापस भी तो दुबई अकेले भी आई है, अकेले आई दुबई है, भी अकेले आई थी, थाईलैंड आई। भी तो अकेले आई थी। मकाऊ तो बस हम हांगकांग से गए थे इसीलिए वहाँ अकेले नहीं गई, नहीं तो सब जगह अकेले गई हूँ। थाईलैंड तो 2 बार तो अकेले आई है। हाँ 2 बार अकेले आई। चलो ये तो बेकार की बात थी। अरे 59 मिनट हो गए, कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ पे बात चली गई। बात शुरू कहाँ से हुई थी, हमने कहा चाय पियेंगे कुछ बात करेंगे, और लग रहा था बेकार की वो मेरे को आर्टिफिशियल है। वो बात शुरू कहाँ से हुई थी, वो कि यूट्यूब का स्टैंडर्ड डाउन हो गया, चाय की दुकान, चाय का खोखा बन गया। हाँ वो पान की दुकान बन गया अभी यूट्यूब, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो लोग बोलते कहते यार वो आप ना अपनी लाइफ के किस्से सुनाओ, वो हमें बहुत अच्छे लग रहा है। अभी कल परसों भी किसी ने बोला, कह रहा भाई साहब अब ना आपके काफ़ी नए व्यूअर्स जुड़ गए हैं, तो आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए किस्से दोबारा से सुनाओ, क्योंकि नए वालों ने नहीं सुने हैं। मैंने कहा यार फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है ना, वो जब मूड करेगा तब जब मूड करेगा तब करेंगे। हाँ। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।